ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से कमाई के हद में स्वागत है। और मार्केट्स बिल्कुल अगर आप देखें साइडवेज, बिल्कुल साइडवेज, नो मूवमेंट व्हाटसएवर। थोड़ा टेलीकॉम के कुछ स्टॉक्स में, फार्मा में और कुछ थोड़ा बहुत अगर आप देखें हरकत आईटी स्टॉक्स में इस वक्त बात कर रहा हूँ। हालांकि आईटी सुबह से अच्छे गेंस लेकर ट्रेड कर रहा है। अब थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए इस अर्निंग सीजन के बाद आउटलुक को थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए हमारे साथ नवीन कुलकर्णी, सीआईओ एक्सिस सिक्योरिटीज के जुड़ चुके हैं। नवीन जी, गुड आफ्टरनून सर, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बाजार आज काफी साइडवेज है, थोड़ा सा बात करेंगे मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से ही। अब मोर और लेस हमारे पास एक गुजरा हुआ अर्निंग सीजन है। अब आपने पिछले 10-20 दिनों में एक क्रूड की वोलेटिलिटी भी देखी है, आपने क्रूड को देखा 94, फिर वहां से एक शार्प स्लाइड, हालांकि कल एक पुल बैक था। अभी एग्जैक्टली आप मार्केट्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? अभी थोड़ी सी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में एक अंतर आया है। एफआईज पिछले कुछ दिनों से बायर बन के साबित आए हैं। अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से ये जोन 19,700 का लग कैसा रहा है आपको? जहाँ तक ये मार्केट लेवल का सवाल है, ये यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वेल बैलेंस्ड है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे, जैसे कि ये क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हुए हैं, रिजल्ट्स ओवरऑल इन लाइन थे या हालात स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशंस थे बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट 70% ऑफ निफ्टी कंपनीज ने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है या मीट किया है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो अर्निंग्स की जो ट्रेजेक्ट्री है वो थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है फॉर FY24 और FY25 में कोई ज्यादा चेंज नहीं है। तो मार्केट के जो रिटर्न है वो 12 से 13% जो हम सोच रहे हैं वो बरकरार है अभी भी। अगर हम देखेंगे नेक्स्ट 1 ईयर रिटर्न विल बी अराउंड 12 to 13%, जो लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट के रिटर्न है वही रहेंगे। लेकिन इसके अलावा जो मार्केट में जो अट्रैक्टिवनेस ये है, मार्केट काफी ब्रॉड बेस्ड है और काफी सारे इंडस्ट्रीज अच्छे कर रहे हैं मार्केट में, जिसके वजह से अगर हम देखेंगे कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। तो स्टॉक पिकिंग के बेसिस पे अर्निंग्स अपग्रेड होने की संभावना है। एंड मैं ये मानता हूँ कि ये मार्केट में ओवरऑल इन्वेस्टेड रहेंगे तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे 2 से 3 साल के बेसिस पे 40 to 50% रिटर्न बनना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसलिए ओवरऑल मार्केट का लेवल आई वुड से अगर हम थोड़े से लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से सोचे तो अट्रैक्टिव ही है। ये आपने जो नवीन जी बात की ना अर्निंग अपग्रेड्स, स्पेशली ये किन सेक्टर्स के संदर्भ में आपने कही? आपने बैंकों को देखा, मैं बैंक्स और एनबीएफसीज को लेकर चलता हूँ मोटे तौर पे। इस बार आपको एनआईएम्स पे इम्पैक्ट नजर आने लगे। कुछ बैंकों में फ्लैट थे, कुछ बैंकों में 15-20 बेसिस पॉइंट के डिक्लाइंस भी थे। अब आरबीआई का जो ये ताजा आई थिंक एपिसोड हुआ है शुक्रवार को, जिसमें उन्होंने अगर आप देखें रिस्क वेटेज बढ़ा दिया है अनसिक्योर्ड लोन्स पे, ये कलेक्टिवली आई थिंक जो एनआईएम्स में थोड़ा सा इससे इम्पैक्ट पड़ेगा और कुछ एनबीएफसीज के जो अनसिक्योर्ड लोन्स में ज्यादा अगर आप देखें कामकाज करती हैं, कलेक्टिवली अब बैंक्स और एनबीएफसीज यहाँ से आगे जाते हुए लग कैसे रहे हैं आपको? जहाँ तक बीएफएसआई या बैंकिंग स्पेस का सवाल है, जो रिस्क वेटेजेस में जो चेंजेस किए हैं आरबीआई में, इसका ऑफ कोर्स थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो बैंक्स है, बैंक्स का जो पोर्टफोलियो काफी ब्रॉड बेस्ड होता है और इसके अलावा ब्रॉड बेस्ड होने के अलावा भी इवन विद इन अनसिक्योर्ड सेगमेंट में भी काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसके बेसिस पे दे कैन मैनेज ओवरऑल यील्ड्स मच बेटर। सो बैंक्स के पास काफी लीवर्स है अपना यील्ड मैनेज करने का। इसके अलावा उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर मैनेज करने का भी काफी ज्यादा लेवर्स है। तो उस हिसाब से ये नियर टर्म इम्पैक्ट मुझे तो बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, जबकि जिसमें भी आई वुड से जो लार्ज बैंक है जैसे टॉप 4 बैंक है, वहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए मुझे लगता है। जो छोटे बैंक है और जिनका एक्सपोजर टू दिस सेगमेंट्स काफी ज्यादा है, वहाँ पे आई वुड से कि जो प्राइस एक्शन हुआ है इन द लास्ट 2 days, वो काफी हद तक कैप्चर कर रहा है जो नेगेटिविटी था। तो उस हिसाब से ये लेवल से मुझे लगता है कि बैंक स्टॉक्स वापस देखना चाहिए। एंड क्योंकि यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है,
बैलेंस शीट क्वालिटी अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड बैंक्स के पास काफी लीवर है टू मैनेज देयर मार्जिन एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर मैनेज करने के लिए। तो उस हिसाब से अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के हिसाब से यहाँ से बैंक्स में 15 से 20% रिटर्न डिपेंडिंग ऑन आप कौन से सेगमेंट में ऑपरेट करेंगे, वो मुझे लगता है कि बनने की संभावना काफी ज्यादा है। नवीन, गुड आफ्टरनून। रियल एस्टेट एक स्पेस है जिसकी हमने खूब चर्चा पहले भी की है आपसे। मैं आज सुबह में ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट से बात कर रही थी। उन्होंने कहा जिस तरह की बुकिंग्स इस फेस्टिव सीजन में आए हैं, पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो प्री सेल के नंबर्स थे वो बीट करेंगे। ओबरॉय एंटर कर रहा है गुड़गांव के मार्केट में। आप देखिए लोढ़ा भी साउथ इंडियन मार्केट में काफी लैंड पार्सल्स खरीद रहा है। किस तरह के रिटर्न्स बनेंगे, क्योंकि इन कंपनियों के पास पैसे की कमी नहीं है, प्राइसिंग करेक्ट नहीं हो रहा है रियल एस्टेट में, लेकिन रिटेल निवेशकों के हाथ में किस तरह के रिटर्न्स बनेंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है रियल एस्टेट सेक्टर पे। अगर हम अक्टूबर महीने का ओवरऑल सेक्टर वाइज रिटर्न देखेंगे तो रियल एस्टेट शायद ही एक सेक्टर था जिसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, ज्यादा करके बाकी सारे सेक्टर्स नेगेटिव में थे। तो उस हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर में जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। चैलेंज ये सेक्टर का एक ही आता है, वो है वैल्यूएशन का, क्योंकि ये सेक्टर में रिटर्न्स काफी स्ट्रांग बने हैं लास्ट 2 साल में, और उस हिसाब से ज्यादातर कंपनीज अपने एनएवी के काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो कोई भी कंपनी अगर अपने एनएवी के क्लोज मिल जाए तो वहां पे रिटर्न्स फिनोमिनल बन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनीज अपने एनएवी के काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो उसके वजह से जो यहाँ से जो रिटर्न्स बनेंगे वो थोड़े से कम बनेंगे कंपेयर टू लेट्स से लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स रिटर्न। सो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 13-14% रिटर्न रियल एस्टेट सेक्टर में बन सकता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा लैडरिंग अप्रोच होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ साइज। बट ओवरऑल ये सेक्टर काफी स्ट्रांग है, आउटलुक मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अंडरलाइंग फंडामेंटल्स भी सेक्टर के काफी ठीक लग रहे हैं। तो आई वुड से कि ये सेक्टर में इन्वेस्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न्स थोड़े प्लस माइनस हो सकते हैं, बट ओवरऑल सेक्टर का अप ट्रेंड मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेगा। सेक्टर का अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। रियलिटी में काफी ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है। अच्छा नवीन जी, G20 हो गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप निपट गया, अब ये होटल स्टॉक्स के लिए आगे कुछ ट्रिगर बचा है क्या? वर्ल्ड कप अगर हम देखेंगे तो ये कुछ दिनों का इवेंट होता है, लेकिन जो इंडिया का जो सबसे बड़ा इवेंट होता है वो है वेडिंग सीजन। वो ऑफ कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो दैट हैज बिकम अ वेरी बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर सारे होटल्स के लिए। तो उस हिसाब से होटल्स का फोकस भी ये सेगमेंट पे काफी ज्यादा है। सो वेडिंग सीजन कैसा पैन आउट होता है एंड वहाँ पे स्पेंडिंग का बेनिफिट कैसे आता है होटल्स, वो बहुत क्लोजली वॉच करेंगे। Q3 ये काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है होटल्स के लिए, और इसके अलावा जो ये टूरिस्ट सीजन है एज वेल एज जो वेडिंग सीजन है, ये बहुत क्लोजली वॉच करेंगे। इसके वजह से यील्ड्स कैसे पैन आउट होते हैं एंड रिटर्न्स कैसे बनते हैं। सो ओवरऑल होटल सेगमेंट काफी अच्छा कर रहा है और अच्छा करता रहेगा, लेकिन ये सीजन काफी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर होता है। नहीं तो नवीन जी, ये जज आप कैसे करेंगे, मतलब ये फिर ग्राउंड रियलिटी क्या है? आपको कितने कार्ड आए शादियों के इस बार नवंबर दिसंबर में? वर पक्ष से कितने, वधु पक्ष से कितना है? ये सवाल तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत सिंपल सा मेट्रिक है। आप कोई भी ऐप चेक कर सकते हैं booking.com एंड रेट्स के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि होल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। खैर सेंटेड बता रहा है सर। आज आप बात करते हैं इंडियन होटल्स डे हाई पर आके ट्रेड करता है, 40 होटल डेज हाई पर आके ट्रेड कर रहा है और सब काफी अच्छा कर रहा है। अच्छा, ये आपने जब जिक्र किया, शादियों का जिक्र किया, आपका एग्जैक्टली टाइटन पे हाउस व्यू क्या है? एक सेक्टर पे और मैं आने वाला था, लेकिन आप आई थिंक इस बात से मैं शायद डाइवर्ट हो गया थोड़ा सा टाइटन पे। टाइटन आपसे बात करते करते सर इस वक्त ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है, टिक बाय टिक भी ऑल टाइम हाई दिखा रहा है। टाइटन पे आप लोगों का व्यू कितना कंस्ट्रक्टिव है और हायर साइड में टारगेट्स क्या दे रहे हैं आप? सर टाइटन जहाँ तक सवाल है, ये लास्ट क्वार्टर के नंबर्स काफी ज्यादा अच्छे थे, तो उस हिसाब से
टाइटन में थोड़े अपग्रेड्स आए हैं। सो यहाँ से आई वुड से कि 10 to 12% रिटर्न टाइटन में बन सकता है, लेकिन स्टॉक कंटिन्यूज टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो वही एक चैलेंज है। अदरवाइज कैटेगरी ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, कंपनी काफी अच्छी कर रही है, एंड ओवरऑल चैलेंज सिर्फ वैल्यूएशन का है, तो उस हिसाब से रिटर्न थोड़े से टेम्पर्ड है, बट अदरवाइज ओवरऑल टाइटन मुझे ठीक करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से। ओके, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। हर चीज का एक मूल्य होता है खरीदने के, वो आकर्षक नहीं है, महंगा है तो उसको अवॉइड करेंगे। अच्छा, टाइटन को छोड़ते हैं। नवीन जी, कई बार आपका व्यू, मेरा व्यू, और आई थिंक उससे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइस एक्शन एग्जैक्टली स्क्रीन पे क्या है क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद। आपने इस बार देखा होगा हॉस्पिटल स्टॉक्स का, लुक एट अपोलो, लुक एट डायग्नोस्टिक स्पेस में डॉक्टर लाल पैथलैब, अर्निंग्स अच्छी थी, और स्पेशली डायग्नोस्टिक स्पेस में जो डॉक्टर लाल पैथलैब ने किया, वॉल्यूम्स अच्छे, हायर प्राइस पे एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी है, और जो प्राइस वॉर थी ड्यूरिंग द कोविड और आई थिंक उसके कुछ अगले महीनों तक, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। हायर प्राइस एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। आपका व्यू क्या है दोनों स्पेसेस पे सर, हॉस्पिटल स्टॉक्स पे और डायग्नोस्टिक स्पेस पे? ये दोनों स्पेस एक्चुअली काफी डिफरेंट है इन टर्म्स इनके जो फंडामेंटल्स हैं। जहाँ तक जो हेल्थ केयर, हॉस्पिटल हेल्थ केयर वाला स्पेस है, ये स्पेस ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है। यहाँ पे क्वार्टरली अर्निंग्स के हिसाब से हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। बिजनेस मॉडल के हिसाब से हमको फोकस करना चाहिए। कौन सा कंपनी कौन से सेगमेंट में ज्यादा स्ट्रांग है, और करंटली बिजनेस मॉडल उसका कैसे ऑपरेट कर रहा है, राइट? तो वो ज्यादा एक क्रिटिकल फैक्टर है हॉस्पिटल स्पेस पे। बट ओवरऑल आई वुड से कि ये स्पेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग सेगमेंट में है, एंड यहाँ पे बहुत सारे लीवर्स है। यहाँ पे ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी का इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, तो फंडिंग इज वर्चुअली अनलिमिटेड ये स्पेस में। इसके अलावा ऑब्वियसली देयर इज स्कैर्सिटी, एंड हेल्थ केयर जो इंश्योरेंस का स्पेस है वो भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट सेगमेंट भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, तो वो सारे टेलविंड्स हॉस्पिटल सेक्टर को बेनिफिट करते रहेंगे। तो ये सेक्टर में ऑब्वियसली बिजनेस मॉडल देखना चाहिए। अगर लेट्स से चाइल्ड केयर इज अ ग्रोइंग स्पेस, तो वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन है जहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक्स जो स्पेस है वो थोड़ा सा ट्रिकी स्पेस है, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ा है, एंड इसके अलावा बिजनेस मॉडल्स थोड़े बहुत इजीली रेप्लिकेट हो जाते हैं। तो ये स्पेस मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है निवेश करने के हिसाब से, जबकि मेरा प्रेफरेंस हॉस्पिटल्स के लिए ज्यादा रहेगा कंपेयर टू डायग्नोस्टिक्स एज अ स्पेस। नवीन जी, आपसे इजाजत ले उससे पहले मुझे बताइए, अब इस तरह के मार्केट में नया ट्रिगर क्या रहेगा तेजी के लिए, और आप कहाँ पर ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपना नया पैसा कमिट करने के लिए? कोई खास ऐसा पॉकेट आइडेंटिफाई किया है? जहाँ तक नया कमिटमेंट के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा फोकस फार्मा रहा है, तो फार्मा में हम अपॉर्चुनिटीज देखते रहते हैं, जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी जो स्पेस है वहाँ पे ऑब्वियसली फोकस है हमारा। तो ये दो सेक्टर्स है जहाँ पे हमारा फोकस हमेशा रहता है, राइट? तो दोज आर एरियाज दैट वी आर लुकिंग टू इन्वेस्ट एंड इंक्रीज आवर वेट। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। चलिए, ये बात हुई नवीन कुलकर्णी से। फार्मा एक इंटरेस्टिंग पॉकेट है जहां पर नया पैसा कमिट करने के लिए वो तैयार बैठे हैं। अच्छा, बाजार पर वैसे राय ले तो